डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस समय पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक तरीके से इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करके अपने आप को पावर में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अभी देख लीजिए बांग्लादेश में किस तरीके से मोहम्मद यूनुस इंडिया का खतरा बताकर अपने पावर को और ज़्यादा एंट्रेंच कर रहे हैं बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। सिमिलरली पाकिस्तान हमेशा से ये करते आया है, नेपाल भी इस तरीके से अंडर द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट करते हुए आया है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज इन सारे चीज़ों का यूज़ चाइना करता है। चाइना ये जो इंडिया का डर है जो वहाँ के लीडर्स एक तरीके से स्टैब्लिश किए हैं, उसी चीज़ को चाइना यूज़ करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। ये चीज़ पिछले 2-3-4 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिला है, बट रिसेंटली इंडिया जो है वो साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में वापस से कमबैक कर रहा है। इंडिया जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस खो दिया था, वापस से इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को इस पर्टिकुलर रीजन में स्टैब्लिश कर रहा है। वो चाहे श्रीलंका हो जाए, वो चाहे आपका म्यांमार हो जाए, वो चाहे नेपाल हो जाए या बहुत सारे कंट्रीज के साथ। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग, शॉकिंग, अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो न्यूज़ आ रहा है नेपाल से। बिकॉज नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना जा रहे हैं, और ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का पहला बायलैटरल ऑफिशियल विजिट है, क्योंकि 4 महीने पहले ही नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं और अब ये इनका पहला ऑफिशियल बायलैटरल विजिट होते हुए नजर आ रहा है। अब इसमें खास बात क्यों है, क्यों ये सरप्राइजिंग है? ये इसीलिए सरप्राइजिंग है बिकॉज हमेशा से अभी तक एक ट्रेडिशन रहा है कि नेपाल के जो भी नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो अपना पहला ऑफिशियल विजिट इंडिया करते हैं। बट ये ट्रेडिशन को अब फाइनली ब्रेक कर दिया गया है, बिकॉज केपी शर्मा ओली जो 4 महीने पहले नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे, वो अब अपना पहला बायलैटरल ऑफिशियल विजिट चाइना करने जा रहे हैं फ्रॉम 2 दिसंबर टू 6 दिसंबर। इसके पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे पुष्पा कमल दहल प्रचंडा ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर कहा है कि नेपाल जो है वो इस पर्टिकुलर चीज की वजह से इंडिया के साथ अपने रिलेशन को स्पॉइल कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। सो दैट इज वाई ये पर्टिकुलर चीज हुआ है, जो केपी शर्मा ओली ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक किया है। दिस विल नॉट गो डाउन गुड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, और केपी शर्मा ओली को ये पर्टिकुलर चीज करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अब ये जो एक पर्टिकुलर लेगेसी है, ये पर्टिकुलर चीज मालदीव्स में भी देखने को मिला था, बिकॉज मालदीव्स में भी हमेशा से ये ट्रेडिशन रहा है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहला विजिट इंडिया करते हैं। बट इस बार जब मोहम्मद मुइजू चुन के आए थे, और मोहम्मद मुइजू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन चलाया था पूरा, तो वो अपना पहला विजिट टर्की किए, फिर चाइना किए, और जब उनकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी तो वो इंडिया आ गए। तो ये तरीके से एक नया कल्चर, एक नया चीज देखने को मिला है कि कुछ जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस थे उनको भी अब यहाँ के लीडर्स वायलेट कर रहे हैं, बिकॉज इन लीडर्स को किसी भी तरीके से अपने पावर में रहना है, और पावर में रहने के लिए इनको प्रोपोगेंडा चलाना पड़ेगा, और इन प्रोपोगेंडा में सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा इनका है इंडिया का डर। तो इसी की वजह से केपी शर्मा ओली जो प्रो चाइनीज ऑलरेडी थे, इस हद तक गिर जाएंगे ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए 20 नवंबर से बैचेस स्टार्ट कर रहा है ऑफलाइन मीडियम में, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और अब फाइनली पटना में भी। और ये जो बैचेस हैं इट इज गोइंग टू बी लॉन्च एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो नेपाल और चाइना की दोस्ती हुई है ये कई सालों से चल रही है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला 2019 में, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नेपाल विजिट किए, और इस विजिट के बाद रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड देखने को मिला। इन दोनों कंट्री
कंट्री ने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेशन फीचरिंग एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी में अपग्रेड किया। और इसके बाद से नेपाल और चाइना के बीच में रिलेशन काफी अच्छा हुआ है। और मैं आपको पहले बता दूं कि 2016 से नेपाल के पॉलिटिक्स में केपी शर्मा ओली, जो इस पर्टिकुलर फोटो में आप देख सकते हैं, ये नेपाल के पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन के आए हैं। और केपी शर्मा ओली क्योंकि मार्क्सिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी भी मार्क्सिस्ट है, इसलिए इनकी पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से आज नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा अपग्रेड कर सका है। केपी शर्मा ओली रीसेंट टाइम्स में प्रो चाइना स्टेटमेंट देने से कभी पीछे नहीं हटते। इनफैक्ट आप देखिएगा जस्ट लास्ट मंथ इन्होंने कहा था किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटी मेरे देश में अलाउ नहीं किया जाएगा। नेपाल पूर्ण तरीके से कमिटेड है वन चाइना पॉलिसी के लिए, और चाइना जो है वो हमेशा से नेपाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करते हुए आया है। तो एक तरीके से केपी शर्मा ओली जो है वो चाइना के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब इतना प्यार क्यों है? पहला रीजन तो ऑब्वियसली कंपल्शन है। केपी शर्मा ओली को पावर में लाने के पीछे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल था। आइडियोलॉजिकल रीजन, सीसीपी और जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है दोनों मार्क्सिस्ट पार्टी है, तो विचारधारा में सिमिलरिटी है। और इकोनॉमिक रीजन बिकॉज नेपाल की इकोनॉमी आज थोड़े से प्रॉब्लम में है, और उस पूरी इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जो सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है इस समय वो है चाइना। इसलिए अगर चाइना नेपाल में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है तो ये नेपाल के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ पैरेलली एक और चीज हुआ है कि इंडिया जो हमेशा से नेपाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, आज इंडिया और नेपाल के रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है, और उसके 5 मेजर रीजन है। पहला, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, जिसके अंदर नेपाल और इंडिया का ओपन बॉर्डर है, लेकिन आज नेपाल के लोगों को लगता है कि ये ओपन बॉर्डर का मिसयूज इंडियंस करते हैं। इंडियंस यहां से भागकर नेपाल में आ जाते हैं और हमारे लैंड और इन चीजों को खरीदते हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इस ओपन बॉर्डर को क्लोज किया जाए। दूसरा, मधेसी इशू। मधेसी आपको पता है कि जो नेपाल के साउथ में रहते हैं, और ये मधेसी लोग इंडिया के साथ कल्चरली बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2015 में जब नेपाल का नया संविधान बना तो उस संविधान में मधेसियों को जो अधिकार की मांग थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से मधेसी प्रोटेस्ट किए और इंडिया से जितना भी सामान नेपाल जाता था उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। बिकॉज मधेसी उस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करते हैं जहां से हमारा सारा फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर नेपाल के पास जाता है। लेकिन वहां के नेपाल की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने कह दिया कि इन मधेसियों को प्रोटेस्ट करवाने पे मजबूर किसने किया? वो था भारत सरकार। तो ये प्रोपोगेंडा चलाया, और उस प्रोपोगेंडा के सबसे बड़े हीरो थे केपी शर्मा ओली, और उसी की वजह से नेपालियों को एक तरीके से एंटी इंडिया फीलिंग जनरेट करवाया गया। तीसरा, इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट, आप सभी को पता है, काला पानी का बॉर्डर डिस्प्यूट। चौथा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज इन नेपाल पे। आपको पता है कि नेपाल की जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो शायद ही कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हर 6-8 महीने पे नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं। बिकॉज नेपाल की पार्टी, अगर आप देखेंगे पॉलिटिक्स में 3 पार्टी है, कभी 2 पार्टी मिल जाती है तो कभी वो 2 पार्टी छूट जाती है और कोई पार्टी मिल जाती है, तो इसकी वजह से हमेशा से एक तरीके का उथल पुथल मिलता है। इसकी वजह से जब इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो जितना ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा उतना ज्यादा आपको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाना होगा। और इसी की वजह से आज जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो इंडिया का डर, इंडिया का फियर, इंडिया का पावर गैप को यूज करके अपने आप को पावर में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। और इंडिया का इमेज जो बिग ब्रदर की तरह इन्होंने बनाया, इन्होंने कहा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी देखिए और मेरी इकोनॉमी देखिए, इंडिया का डिफेंस देखिए, मेरा डिफेंस देखिए। इसकी वजह से इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा, हमारे ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये सारे कंट्री इंडिया को एक तरीके से बिग ब्रदर का इमेज दिए हैं कि ये बिग ब्रदर हमेशा से हमारे लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, जिसको हमें बंद करना चाहिए। तो ये 5 रीजंस की वजह से इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा है, और पैरेलली नेपाल और चाइना का रिलेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से नेपाल में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इंडिया के साथ देखने को मिला है। लेकिन क्या चाइना नेपाल में एक तरफा
प्यार ट्रस्ट करता है या क्या नेपाल के लोग चाइना को पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ऑल्दो केपी शर्मा ओली कंप्लीटली प्रो चाइनीज है, बट नेपाल के पॉलिटिक्स में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इस समय नेपाल की कोalition देखें तो नेपाल के कोalition में इस समय दो पार्टी है, नेपाली कांग्रेस और दूसरी पार्टी केपी शर्मा ओली की है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलके आज नेपाल की सरकार को एस्टैब्लिश की हुई है। लेकिन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का विवाद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। अगर केपी शर्मा ओली की बात करें तो केपी शर्मा ओली को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर नेपाल को लोन के थ्रू प्रोजेक्ट सैंक्शन करता है। लेकिन अगर नेपाली कांग्रेस की बात करें तो नेपाली कांग्रेस ने बात किया कि हम चाइना के बीआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन चाइना को बीआई प्रोजेक्ट के अंदर लोन नहीं देना चाहिए, रादर ग्रांट्स देना चाहिए, बिकॉज नेपाली कांग्रेस को चाइना के डेब्ट ट्रैप के बारे में अच्छे से पता है। तो इन दोनों चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद है नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की पार्टी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये प्रेडिक्टेबल है कि ये जो अलायंस है ये टूट जाए और वापस से हम नेपाल के कोई नए प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा रीसेंट एक्सपोज जो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा किया गया था कि कैसे चाइना एक ग्रेट वॉल बना रहा है और उस ग्रेट वॉल का बहुत सारा एरिया नेपाल के टेरिटरी के अंदर है, जिसकी वजह से नेपाल के जो लोकल विलेजेस हैं उन्होंने चाइना के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। ऑल्दो केपी शर्मा ओली इस पूरे बात पे चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने कुछ भी पब्लिक कमेंट नहीं दिया, बिकॉज ये क्लियर है कि यहां पे चाइना जो है वो नेपाल के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद केपी शर्मा ओली ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन वही केपी शर्मा ओली इंडिया के अगेंस्ट बेसलेस एलिगेशन लगाने से कभी पीछे नहीं होते हैं। लेकिन अब बात आता है कि क्या फ्यूचर ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन है, क्या केपी शर्मा ओली इस तरीके का काम किया तो क्या इंडियन रिलेशन इज अ क्लोज चैप्टर? नो, इंडिया नेपाल रिलेशन विल नेवर बी अ क्लोज चैप्टर, बिकॉज नेपाल के बारे में इंडिया को अच्छे से पता है कि नेपाल के तीन लोग हैं, शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, केपी शर्मा ओली सीएपएन यूपीएल के और पुष्पा कमल दहल जिनको प्रचंडा कहते हैं माओ सेंटर के। अब नेपाल की पॉलिटिक्स में सबसे कड़वा सच है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती है, किसी दो पार्टी को अलायंस करना जरूरी है। तो अगर आप बात करेंगे 4 महीने पहले तक तो केपी शर्मा ओली प्रचंडा के साथ अलायंस करके पावर में थे, प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद केपी शर्मा ओली समर्थन वापस ले लिए, अब केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस से चले गए और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये बहुत ज्यादा श्योर है कि आने वाले टाइम में केपी शर्मा ओली से समर्थन वापस ले लेगा नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस माओ सेंटर के साथ मिलकर सरकार बना लेगा। इसलिए इंडिया को पता है कि ये जो केपी शर्मा ओली कर रहे हैं ये आउट ऑफ डेस्परेटनेस है, उनको भी अंदर से एंटी इंडिया फीलिंग नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स इज अ आर्ट ऑफ कंपल्शन। आपको किसी भी तरीके से पावर में रहना है एंड इफ यू रीड टू मैकियावेली पॉलिटिक्स इज द एंड व्हाटएवर कैन बी द मींस। कोई भी मींस अडॉप्ट करो, एंड क्या है आपको पावर में रहना है एंड दैट इज व्हाट केपी शर्मा ओली इज डूइंग। तो आने वाले टाइम में जैसे सरकार बदलती है, जैसे हालात बदलते हैं, इंडिया नेपाल के रिलेशंस अच्छे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर प्रोबेबली इंडिया नेपाल के रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज नेपाल में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अमेरिका करने जा रहा है, जिसकी वजह से नेपाल का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा। So that is the thing which we have to track. But anyways, India-Nepal relation is suffering from a little bit of problem, but eventually the dust will settle down and the relation will recover. आपको क्या ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। See you again in the next video. Till then, goodbye and take care.